नमस्कार बच्चों। आज का हमारा प्रकरण है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है और उसके कितने भेद होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं और संज्ञा को और उसके भेद को समझने वाले हैं। संज्ञा बहुत ही आसान प्रकरण है अगर इसको बहुत अच्छे से समझा जाए और अच्छे से सुन करके इसको आत्मसात किया जाए। संज्ञा बहुत आसान है, इसको आज हम अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रकरण संज्ञा। इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, प्राणी हैं, भाव हैं, इन सब के कोई ना कोई नाम है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाम है वही संज्ञा कहलाती है। जितने भी इस दुनिया में नाम हैं, जितनी भी चीज़ों के नाम हैं, वो सब संज्ञा कहलाती है। हम इसको उदाहरण के आधार पर समझते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का उदाहरण वाक्य। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नाम जो है वो संज्ञा का पर्यायवाची शब्द है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप मेरे को उत्तर में ये कहोगे कि आपका नाम जो भी अबस द, मान लेते हैं आपका नाम श्याम है, तो आप मुझे ये कहोगे कि मेरा नाम श्याम है। लेकिन इसको अगर मैं कुछ बदल करके नाम के जगह एक अलग शब्द रख कर के पूछूं तो उसका भी उत्तर वही आएगा। जैसे मैं ये पूछूं कि आपकी संज्ञा क्या है, तब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि मैडम मेरी संज्ञा श्याम है, यानी कि नाम ही संज्ञा का पर्यायवाची शब्द है। संज्ञा को नाम कहा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, तो संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम। ये बात हमने अच्छे से समझ ली कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ये बहुत साधारण सी भाषा में हमने समझ लिया कि नाम ही संज्ञा कहलाती है। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। फिर इस परिभाषा को हम उदाहरण के ऊपर लागू करके अच्छे से इस प्रकरण को समझ लेंगे, ताकि भविष्य में हमें संज्ञा से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले यानी ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। फिर से दोहराती हूँ, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये हुई परिभाषा। अब इस परिभाषा को हम कैसे याद रख सकते हैं, कैसे उसको आसान भाषा में हम उसको याद रख सकते हैं, समझ करके याद रख सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ उदाहरण देखने होंगे। उदाहरण से हमें इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहला उदाहरण वाक्य है हमारा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य के अंदर मैंने इनको हाईलाइट किया है। जो जो शब्द संज्ञा वाले हैं उनको हाईलाइट किया गया है। देखो, पहला शब्द है मोहन। मोहन शब्द को हाईलाइट किया है, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। क्यों है संज्ञा? क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्योंकि हमने परिभाषा में क्या कहा है? किसी प्राणी के अंदर क्या आ जाएगा? व्यक्ति भी आ जाएगा, उसके अंदर ही सम्मिलित होगा। तो मोहन क्या है? प्राणी है, तो उस व्यक्ति का नाम है मोहन। तो ये क्या हो गई हमारी इस वाक्य में? ये संज्ञा हो गई। पुस्तक एक वस्तु का नाम है। हमने कहा था कि परिभाषा के अंदर कि किसी वस्तु का नाम भी क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो पुस्तक भी क्या है? एक वस्तु है। तो ये शब्द भी हमारा इस वाक्य में दूसरा संज्ञा का उदाहरण हो गया। मोहन और पुस्तक दोनों ही क्या हो गई? इस वाक्य में संज्ञा हो गई। और संज्ञा शब्द ये इस वाक्य में कितने हो गए? 2 हो गए।
अगला हमारा उदाहरण वाक्य है, सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है जो हमारे भारत के बहुत महान बल्लेबाज हैं, तो एक व्यक्ति का नाम है। और हमने अपने परिभाषा में ये कहा है कि किसी प्राणी का नाम, और ये प्राणी का ही नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो सचिन तेंदुलकर क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। तो ये शब्द भी हमारे इस वाक्य में क्या हो गया, संज्ञा हो गया। महान खिलाड़ी है, खिलाड़ी है शब्द भी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो क्या करता है, खेल खेलता है। खेल खेलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, कोई भी खेल खेलने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, खिलाड़ी कहलाएगा। तो खिलाड़ी भी हमारी यहाँ पर क्या हो गई, संज्ञा हो गई, और ये शब्द क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तो सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी है, इस पूरे वाक्य में हमारे दो संज्ञा शब्द हो गए। तो सचिन तेंदुलकर क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, और खिलाड़ी एक ऐसे व्यक्ति का नाम जो खेल को खेलने वाला है। तीसरा वाक्य है, माँ भोजन परोसती है। माँ भोजन परोसती है। माँ आपकी किसी रिश्तेदार का नाम है, ठीक है, तो माँ भी क्या हो गया, माँ शब्द कैसा हुआ, संज्ञा हो गया। भोजन एक खाद्य सामग्री का नाम है जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं, और अपने शरीर को जिससे ऊर्जा मिलती है। तो माँ और भोजन ये दोनों ही शब्द इस वाक्य के अंदर क्या हो गए, हमारे इस वाक्य के अंदर ये संज्ञा हो गई। यानी इस वाक्य के अंदर भी दो हमारे क्या हो गए, संज्ञा शब्द हो गए। चौथा हमारा वाक्य है, दिल्ली, मुंबई व चेन्नई भारत के सुप्रसिद्ध नगर हैं। सुप्रसिद्ध नगर हैं। अब देखिए इसमें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और भारत, ये चारों ही क्या हैं, स्थान के नाम है। दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ये तीनों तो क्या हो गए, नगर हो गए। और भारत क्या हो गया, एक देश का नाम हो गया। ये नगरों के नाम हो गए और भारत देश का नाम हो गया। तो ये सारे ही क्या आ जाएंगे, कौन से, ये हो जाएंगे हमारे संज्ञा शब्द। नगर, नगर भी क्या है, एक भौगोलिक स्थान है, स्थान को ही कहते हैं नगर। तो नगर का ये जो नगर शब्द है वो भी क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भारत, ये चार, और पांचवा शब्द है नगर। नगर भी क्या है, स्थान का ही नाम है ना, जो क्या हो, ऐसा स्थान जहाँ पर क्या हो, जो विकसित हो, है ना, गाँव की तुलना में जो विकसित हो, नगर कहलाता है। तो ये भी एक स्थान का नाम है। तो नगर भी क्या हो जाएगी, एक संज्ञा हो जाएगी। पांचवा वाक्य है, गाय पालतू पशु है। गाय प्राणी का नाम है, पशु का नाम है, तो ये हमारे इस वाक्य के अंदर संज्ञा हो जाएगी। और पालतू ये विशेषण है, इसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। फिर है पशु। पशु शब्द क्या है, पशु शब्द भी क्योंकि ये प्राणी का नाम है तो पशु भी क्या है, हमारी इस वाक्य में संज्ञा हो गई। यानी इस वाक्य के अंदर भी, इस 5 नंबर वाक्य में गाय और पशु ये दोनों ही क्या हो जाएंगी, संज्ञा शब्द हो जाएंगी। गाय किसी पशु का नाम है और पशु खुद, जिसके अंदर सारे ही क्या आ जाएंगे, पशु आ जाते हैं, तो वो पशु शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पशु शब्द है वो गाय के लिए आया है, ना कि पूरे पशुओं के लिए। अब आगे देखते हैं, ये हुआ हमारा सिर्फ संज्ञा प्रकरण कि संज्ञा होती क्या है और कैसे उसको वाक्य के अंदर हम पहचानेंगे। अब है संज्ञा के भेद। संज्ञा हमने समझी, संज्ञा प्रकरण को हमने समझा कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा किसी भी वस्तु के नाम को, किसी प्राणी के नाम को, किसी स्थान के नाम को या किसी भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हमने उदाहरण भी देखे, उदाहरण के आधार पर हमने संज्ञा को बहुत अच्छे से समझ लिया है। और अब हम समझते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से कितने बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद संज्ञा के होते हैं। आइए हम सबसे पहले वाले भाग को, पहले वाले भेद को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे और इसकी परिभाषा क्या होती है।
तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, किसी न किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का ये बोध करवाती है, सामान्य का नहीं। जो चीज़ सामान्य है, सामान्य वस्तु का या किसी स्थान का बोध नहीं करवाती। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध करवाती है। किसी भी वाक्य में हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, किन किन शब्दों से कर सकते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो पहचान के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं हम देखते हैं। प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। वापस से देखते हैं हम एक बार कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रायः व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। अगर आपको वाक्य में ये सब चीज़ें मिलें और विशेष किसी समाचार पत्र का नाम हो या नदी का नाम हो, पर्वत का नाम हो, त्योहार का नाम हो, किसी विशेष पुस्तक का नाम हो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो या विशेष दिन का नाम हो या विशेष दिशा का नाम हो, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आने वाले शब्द होंगे। तो ये इसके पहचान के शब्द होंगे। उदाहरण देखते हैं, क्योंकि उदाहरण के बिना हमें कोई भी प्रकरण को समझने में सदैव कठिनाई आती ही है। और अगर हम उदाहरण को देख लेते हैं, उदाहरण को समझ लेते हैं, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठ जाती है। देखिए, हम पहला वाक्य देखते हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये वाक्य देखो, वापस से मैं इसको दोहराती हूँ। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब इस वाक्य के अंदर जिन जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, वे शब्द किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है और समझ भी लिया है कि विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करवाने वाले शब्द हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो गांधी जी विशेष व्यक्ति का नाम है। गांधी जी के नाम से एक ही व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं, महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का यहाँ बात चल रही है। तो गांधी जी का जन्म गुजरात एक विशेष राज्य का नाम है। गुजरात नाम से और कोई राज्य नहीं है। पोरबंदर गुजरात के ही एक स्थान का नाम है, तो ये भी एक ही है, विशेष है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो गांधी जी, गुजरात और पोरबंदर, ये तीनों ही विशेष व्यक्ति हैं, विशेष स्थान हैं। तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आ जाएंगे। तो इस वाक्य के अंदर हमारे पास कितनी संज्ञा जो व्यक्तिवाचक हैं वो आई। वो एक तो पहली है, गांधी जी विशेष है, गुजरात विशेष राज्य का नाम है, पोरबंदर गुजरात के किसी विशेष स्थान का नाम है। तो ये तीन इसमें हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें दिखाई दी, इसमें इस पहले उदाहरण वाले वाक्य में। दूसरा उदाहरण है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस एक पुस्तक है। रामचरितमानस नाम से कोई और पुस्तक नहीं है, एक ही पुस्तक। इसमें भगवान श्री राम की चरित्र का वर्णन है, उनके पूरी जीवन की उसमें महिमा का वर्णन किया गया है। तो रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है, एक ग्रंथ का नाम है, जिसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ग्रंथ का नाम है। इसलिए रामचरितमानस विशेष ग्रंथ है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। और गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि हुए हैं हिंदी साहित्य के, ये भी एक विशेष
व्यक्ति का हमें बोध करवाते हैं, तो ये दोनों ही जो शब्द हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। मुझे लगता है आपको स्पष्ट हुआ होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कैसे हम उसकी पहचान कर पाएंगे। आइए हम अगला तीसरा वाक्य देखते हैं, उसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए। लता मंगेशकर महान गायिका हैं। लता मंगेशकर महान गायिका है। तो लता मंगेशकर हम सब जानते हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर गायन के क्षेत्र में उन्हें बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। गायन क्षेत्र में वो बहुत क्या है, बहुत जानी मानी हस्ती रही है। तो लता मंगेशकर महान गायिका हैं। लता मंगेशकर एक ही विशेष महिला का नाम है जो बहुत अच्छा, बहुत मीठा गाती हैं। तो लता मंगेशकर, यहाँ जो ये शब्द है ये किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि लता मंगेशकर नाम से जो बहुत अच्छा गाने वाली है कोई और नहीं है। तो लता मंगेशकर यहाँ विशेष व्यक्ति का हमें बोध करवा रहा है ये शब्द, इसीलिए लता मंगेशकर जो शब्द है वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। हमारा चौथा जो वाक्य है वो है भुवनेश जयपुर जाएगा। भुवनेश जयपुर जाएगा। भुवनेश किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की बात चल रही है। भुवनेश जयपुर जाएगा। जाएगा कहाँ, जयपुर, ठीक है ना। जयपुर भी एक ही है, जयपुर नाम से कोई और जगह नहीं है, किसी और नगर का नाम जयपुर नहीं है। भुवनेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, जयपुर किसी स्थान विशेष का नाम है। तो इस वाक्य के अंदर दो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले हमें शब्द मिलते हैं, एक तो भुवनेश और दूसरा है जयपुर। अगला पांचवा वाक्य लेते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगा आप सब जानते हैं, भगीरथ के द्वारा तपस्या करने पर गंगा नदी का यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वो उनका आविर्भाव हुआ है। गंगा जो है वो भारत की पवित्र नदियों में से एक है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा क्या है, एक ही है, गंगा नाम से और कोई भी नदी नहीं है। तो गंगा यहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द होगा। और भारत, पूरे विश्व में एक ही देश का नाम भारत है, तो भारत भी क्या हो गया, हमारा इस वाक्य में संज्ञा शब्द हो गया। यानी गंगा और भारत ये दोनों ही शब्द इस वाक्य के व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमें बोध करवाने वाले शब्द हैं। गंगा और भारत क्यों हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, विशेष हैं, ठीक है। गंगा कोई दूसरी नहीं है और भारत भी कोई दूसरा नहीं है, किसी विशेष राष्ट्र का नाम है, ये हमारे राष्ट्र का नाम है। छठा हमारा वाक्य है जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। जैसलमेर राजस्थान का एक जिला है और राजस्थान भारत का एक राज्य है और पश्चिम एक दिशा का नाम है। ये तीनों ही नाम हैं। जैसलमेर किसी विशेष जिले का नाम है, राजस्थान किसी विशेष राज्य का नाम है और पश्चिम एक दिशा है। चार दिशाओं में से एक दिशा जो है वो पश्चिम है। तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। तो इस पूरे वाक्य में जैसलमेर क्योंकि विशेष जिला है तो ये भी एक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और राजस्थान विशेष राज्य का नाम है तो राजस्थान भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। और पश्चिम, चारों दिशाओं में से हमने किसी एक दिशा का क्या किया है, एक विशेष दिशा का नाम हमने यहाँ लिखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द हो जाएगा। यानी इस पूरे वाक्य में कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, तो एक जैसलमेर, दूसरा राजस्थान और तीसरा पश्चिम। अगला वाक्य देखते हैं बच्चों। रविवार को शीतल की परीक्षा है। रविवार को शीतल की परीक्षा है। रविवार क्योंकि हमने देखो पहचान में बताया दिनों के नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो दिन, रविवार पूरे सप्ताह के दिनों में से एक विशेष दिन है रविवार। रविवार को शीतल, हमने किसी लड़की विशेष की बात कर रहे हैं हम यहाँ। एक लड़की का नाम है जिसका नाम है शीतल, उसकी परीक्षा है। रविवार को शीतल की परीक्षा है। तो इस पूरे वाक्य में क्या दो वाक्य जो हैं,
इस पूरे वाक्य में रविवार और शीतल ये दोनों ही शब्द क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हो जाएंगे। अगला हमारा वाक्य है, भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस पूरे वाक्य के अंदर ऐसा वाक्य हम पहले कर चुके हैं। तो देखो, भारत राष्ट्र विशेष का नाम है, हमारे राष्ट्र का नाम है। बाजरा एक फसल का नाम है, बाजरा ये भी एक विशेष फसल का नाम है। और राजस्थान विशेष राज्य का नाम है। तो ये तीनों ही जो शब्द हैं इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर क्या कर रहे हैं? हमें इंगित कर रहे हैं। तीनों ही जो शब्द हैं वो किसके हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। भारत, बाजरा, क्योंकि बाजरा भी क्या है? एक विशेष फसल है। और राजस्थान एक विशेष राज्य है। भारत, बाजरा और राजस्थान ये तीनों ही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएंगे? गिने जाएंगे। 9 नंबर का वाक्य है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व पूरा भौगोलिक जो स्थान है, इस पृथ्वी का जितना भी भौगोलिक स्थान है वो विश्व है, नाम है, उसको नाम दिया गया। उस पूरी भौगोलिक स्थिति को, उस पूरी भौगोलिक उस स्थान को हमने क्या नाम दिया? विश्व। उसको नाम क्या दिया है? विश्व। तो विश्व भी क्या है? एक संज्ञा है। विश्व ऐसे तो नहीं है, बहुत सारे विश्व हैं, विश्व तो एक ही है। तो विश्व क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आने वाला शब्द है माउंट एवरेस्ट। पूरे विश्व में सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट भी कितनी है? एक ही चोटी है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कोई 4-5 माउंट एवरेस्ट है, ऐसा नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। तो इस पूरे वाक्य में विश्व हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द है और माउंट एवरेस्ट भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? विशेष हैं, ठीक है। इसलिए इनकी गणना किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमारा आखिरी जो उदाहरण है वो है होली रंगों का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। तो इस पूरे वाक्य में जो होली शब्द है वो क्या है? क्योंकि हमने पहचान में पढ़ा है, हमने पहचान में ही पढ़ा है कि त्योहार का नाम भी किस में आएगा? त्योहार का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। त्योहार एक है जिसको होली कहते हैं। होली नाम का जो त्योहार है वो क्या है? एक ही है होली नाम से त्योहार। तो होली क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। होली रंगों का